नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें देखने को मिलेंगी। और आप देखिए दिल्ली में जो सेवाओं पर केंद्र को अधिक अधिकार देने वाला विधेयक लोकसभा में पेश हुआ है। और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के विरोध को बताया राजनीतिक, और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को विधेयक लाने का अधिकार है। वाईएसआर कांग्रेस के बाद बीजेपी भी विधेयक के समर्थन में। एक बात और आपको बोलूं, देखिए जब कोई कानून बनाना होता है तो वो लोकसभा राज्यसभा में जो प्रस्ताव आता है ना, उसे आप लोग क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होगा, राष्ट्रपति साहब की सहमति मिलेगी, यानी कि उनके हस्ताक्षर हो गए, वो कानून बन जाएगा। तो उसी की बात हो रही है। और दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 30 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए आप देखते हैं कि शक्तियों को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में हमेशा टकराव भी बना रहता है। तो देखते हैं कि पास होने की पूरी चांस है। पास होने की इसलिए चांस है क्योंकि आप देखते हैं कि लोकसभा में बीजेपी के पास भारी बहुमत है, राज्यसभा में भी आप देखिए थोड़ा बहुत कमी है तो वो व्यवस्था कर लेता है। नूह के उपद्रव में अब तक 5 की मौत, 70 हिरासत में लिए गए हैं। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है? हरियाणा की बात हो रही है। मैं आप लोगों से इसीलिए कहता हूं कि आप लोग और आने वाली पीढ़ी, आपके भाई बहन जो भी है, उन्हें कम से कम इतनी शिक्षा दीजिए कि वो सही गलत का निर्णय कर पाए। क्योंकि आपने कभी नेताओं के बच्चों को मरते हुए नहीं देखा होगा, उन्हें आप देखिए इस तरह की हिंसा में भाग लेते हुए नहीं देखा होगा। आप देखते हैं कि हम आपके जो घर के गरीब के बच्चे होते हैं उन्हीं को बगलाया जाता है, इस तरह के मामलों में लिया जाता है। तो इस तरह की अब आप देखिए चुनाव है हरियाणा में भी, तो वहाँ ऐसा होने को देखने को मिलेगा। मणिपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, ये सुप्रीम कोर्ट का राय। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। पुलिस की जांच को बताया बहुत ही सुस्त। अगली सुनवाई में डीजीपी को किया गया तलब। और लगभग आप देखिए कि 6500 एफआईआर में से कुछ ही गिरफ्तारियां होने पर उठाए सवाल। पूछा महिलाओं को भीड़ के हवाले करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई। और मणिपुर सरकार ने दर्ज एफआईआर व कार्रवाई का तिथिवार ब्यौरा भी मांगा है मणिपुर सरकार से। यह आप देखिए यहाँ मणिपुर जातीय हिंसा जो फैली हुई है ना, इसी की बात हो रही है। इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। इसे आप देखिए 1949 में भारत में शामिल किया गया था। 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था मणिपुर को। 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखिए 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें। 22,327 वर्ग किलोमीटर में आपका मणिपुर फैला हुआ है। क्या फैला हुआ? मणिपुर फैला हुआ है। आधार ना होने पर प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते स्कूल। ये आप देखिए स्कूल में प्रवेश के लिए आधार को अनिवार्य बनाने को लेकर उठे सवाल पर केंद्र ने कहा यह अनिवार्य नहीं है। और आप देखते हैं कई सरकारी ऑफिस में आप जाते हैं या आप लोग कुछ और काम करने जाते हैं तो अनिवार्य कहीं नहीं है आधार कार्ड, ये आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी की कक्षा से निकल चंद्रमा की ओर बढ़ा यान। चांद से मिलने गए अपना यान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की ओर बढ़ गया। पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा की ओर यान को ले जाने की प्रक्रिया को मंगलवार तड़के पूरा किया है। इसरो ने कहा है कि अंतरिक्ष यान को ट्रांस लूनर कक्ष में स्थापित कर दिया गया है और लगभग 5 दिनों में आप देखते हैं कि यान चंद्रमा की कक्षा के पास पहुंच जाएगा। इसरो यानी कि हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसी की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बिहार में जाति आधारित गणना को हरी झंडी। पटना हाईकोर्ट ने लगातार 5 दिनों तक बहस सुनने के बाद 7 जुलाई को फैसला रख लिया था सुरक्षित, और आज से शुरू हो जाएगा काम। एक बात आपको बता दूं ना, जातियों की गणना की बात हो रही है। जाति आधारित गणना की मतलब जातियों की, हर जाति की जनसंख्या कितनी है, ये सबके सामने आंकड़े आए। और इसके बहुत सारे लोग पक्ष में भी हैं। और आपसे भी आंसर राइटिंग में पूछा जा सकता, क्वेश्चंस पूछ लेगा तो आंसर आपको लिखना होगा, या आप देखिए इंटरव्यू में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर जाति आधारित जनगणना हुई तो इनके आपसी दुश्मनी बढ़ेगी, आपसी वैमनस्यता बढ़ेगी कि हमारी जनसंख्या इतनी, हमारी जनसंख्या इतनी, फिर आरक्षण का मामला भी बढ़ने लगेगा, हमें आरक्षण दीजिए, हमें आरक्षण दीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी रहते हैं। वो कहते हैं कि जीव जंतुओं की गणना हो सकती है तो जातियों की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है।
और जातियों की जनगणना होगी तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, उन्हें कौन से कार्यक्रम, कौन सी योजनाओं की जरूरत है, ये सब हो पाएंगे। उनकी राजनीति में हिस्सेदारी क्या है, कहाँ किस तरह की हिस्सेदारी मिली हुई है, इसका पूरा समाधान और उनके लिए एक योजना बनाई जा सकती है। तो इसका पक्ष भी करते हैं बहुत सारे लोग। और आप लोग एक याद रखिए, जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुई थी, और 1881 से नियमित जनगणना जो 10 साल में होती है वो शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन के समय, हर 10 साल में होती है। ठीक है। हीरो के चेयरमैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू हुई। हीरो के कार्यकारी चेयरमैन पवन मुंजाल के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है, और ईडी ने मुंजाल के घर पर दफ्तर पर छापा मारा और हीरो मोटो कार जांच एजेंसी को पूरा सहयोग देने का बयान जारी किया है। और ईडी ने छापे के दौरान मिले सबूतों और दस्तावेजों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना। ठीक है। डार्क नेट पर चल रहे सबसे बड़े LSD कार्टेल का भंडाफोड़। ये भारत में डार्क नेट के जरिए चल रहे सबसे बड़े LSD कार्टेल का नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार को भंडाफोड़ किया। कार्टेल को 21 से 25 की आयु वर्ग के युवाजनों द्वारा किया जा रहा था। एनसीबी ने आप देखते हैं कि 13,000 से अधिक ब्लॉट और 26 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। 3 लोगों को गिरफ्तार में भी किया है। किसने? एनसीबी ने। ये भी आप लोग याद रखिएगा। एनसीबी, नेशनल सेंटर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आप लोग देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए 17 मार्च 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के ठाणे में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर गार्डर लॉन्चर के गिरने से 20 की मौत। आप देख लीजिए, बड़ी दुख की बात है। ओबीसी जाति यानी कि पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण के लिए गठित आयोग ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट अपनी। ये आप देखते हैं कि जो रोहिणी आयोग गठित किया गया था ना, उसी की बात हो रही है। और ओबीसी के लिए उप वर्गीकरण के परीक्षण के लिए अक्टूबर 2017 को एक अधिसूचना के जरिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग गठित किया गया था। ठीक है। तो उसी की, और इसमें दिल्ली हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी इस आयोग की अध्यक्ष थी। ठीक है। और दिल्ली हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रोहिणी इस आयोग की अध्यक्ष थी। तो उसी को लेकर बातें हो रही है। अनुच्छेद 370 हटाने के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। ये आप देखते हैं जम्मू कश्मीर से 377-35 से हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। लद्दाख की राजधानी लेह है, इसकी सीमा आप देखिए चाइना और ये आप देखिए अफगानिस्तान पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखिए जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से लगती है। वही जम्मू कश्मीर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। और मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता दिल्ली लाया गया। ये आप देखिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भांजे हैं सचिन बिश्नोई, तो उसी को लाया गया। ये आप देखते हैं कि मूसेवाला जो सिंगर था सिद्धू मूसेवाला 29 मई 2022 को हत्या कर दी गई थी ना, तो उसी की बात हो रही। दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे को कस्टडी में ले सरकार। ये हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि रेवाड़ी जिले की रहने वाली महिला ने दुष्कर्म से पैदा होने वाले बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया है। अब आप देखिए इस तरह के मामले भी आते रहते हैं। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, इस तरह की हाईकोर्ट अदालतें हमारी फैसला देती रहती हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। डीयू में स्नातक प्रवेश के पहले दौर में 85,853 सीटें हुई आवंटित। चलिए, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जिसे लेना है वो ले सकता है। ये अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 8 अगस्त से होगी तीखी चर्चा। और आप देखिए अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है ना, तो आप देखते हैं कि सरकार को, मंत्रिमंडल को और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 543 सीट लोकसभा में टोटल है, उसमें से 303 सीटें उसके पास हैं। तो वो आराम से आप देखते हैं कि पास नहीं हो पाएगा ये, और उनके पास बहुमत है। सहकारी समितियों में भाई भतीजावाद पर लगेगा रोक। विधेयक संसद से पारित
राज्यसभा ने ध्वनिमत से किया पारित, लोकसभा पहले ही कर चुकी है मंजूर। कामकाज को ज्यादा पारदर्शी बनाने और निर्मित चुनाव का भी इसमें प्रावधान किया गया है। ये आप देखते हैं कि जो राज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2023 आया हुआ है ना, और ये जैसे ही पास होगा और राष्ट्रपति साहब के सिग्नेचर मिलेंगे, वो क्या बन जाएगा, ये आप देखते हैं कि वो कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। और विधेयक में सहकारिता क्षेत्र में चुनाव सुधार शुरू करने के लिए कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकतम 3 सदस्य होंगे, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। एनसीयूआई द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक देश भर में आप देखिए 8.6 लाख सरकारी समितियां हैं, जिनमें से आप देखते हैं कि जिनमें से सक्रिय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां लगभग 63,000 हैं। जनवरी में सरकार ने ऑर्गेनिक उत्पादों, बीजों और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 3 नई बहुराज्य सहकारी समितियों को स्थापित करने का फैसला किया इसमें। और विधेयक में आप देखिए कोऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड की स्थापना के लिए एक नया प्रावधान भी जोड़ा गया है, ताकि बीमार बहुराज्य सहकारी समितियों की पुनर्जीवन प्रदान किया जा सके। और इसमें बहुराज्य सहकारी समितियां के लिए समवर्ती ऑडिट, शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र, एक या फिर अधिक सरकारी लोकपाल में आप देखिए सहकारी सूचना अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान है। प्रावधान के उल्लंघन के मामले में इन समितियों पर लगाए जाने वाले जुर्माने में भी आप देखिए बढ़ोतरी की गई है। ये आप देखिए संसद में प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। राज्यों की नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता 2029-30 में 43.33% हो जाएगी। आर के सिंह कह रहे हैं। विदेश में स्थित गेमिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई के लिए जीएसटी कानून में पर्याप्त प्रावधान है। वित्त मंत्रालय ने कहा है किसान कॉल सेंटरों को पुनर्जीवित करने के लिए किया जाएगा उन्नत तकनीक का इस्तेमाल। आईसीआर को तर्कसंगत बनाने के लिए समिति का गठन करने की बात हो रही है। ये सुधर रही है राज्यों की वित्तीय स्थिति। अधिकांश राज्यों पर कम होने लगा कर्ज का बोझ, लेकिन 6 राज्यों पर कर्ज अधिक है। हरियाणा समेत कर्ज में डूबे 6 राज्यों को उबारने संबंधी नहीं आया कोई प्रस्ताव। ये आप लोग देखेंगे। एसजीडीपी के मुकाबले कुल देनदारियों का अनुपात, ये आप देखिए राज्य हो गए। और ये आप देखते हैं कि बिहार की बात हो रही है, फिर पंजाब की बात हो रही है। 2021 में आप देखते हैं 38.7%, 2023 में 38.6%, उत्तर प्रदेश 2021 में 36.4, उससे आप देखते हैं घटकर 32 हो गया। ये आप देखते हैं पंजाब में आप देखिए 2021 में 48.7 और 2023 में 47.6 हो गया। साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को तत्काल मिले मुआवजा। ये आप देखिए वित्तीय मामलों पर भाजपा सांसद जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में गठित एक संसदीय समिति ने कहा है। और आजकल आप देख रहे हैं कि साइबर अटैक काफी हो रहे हैं, देश पर भी हो रहे हैं और कई लोगों की पर्सनल जिंदगी में आप देखिए कंप्यूटरों पर भी हो रहे हैं। ये आप देखें आपकी राजनीति से जुड़ी खबरें हैं, ये भी देख सकते हैं आप लोग। पीएम साहब को मिला लोकमान्य तिलक सम्मान। इससे पहले मोदी को 41 में लोकमान्य तिलक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और मुख्य अतिथि के रूप में राकापा के संस्थापक शरद पवार भी उपस्थित रहे हैं। तो उसी की बात हो रही है, आप देखेंगे। प्रधानमंत्री को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। बाकी आप देखते हैं कि राजनीति है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलती रहती हैं। ये आप देखिए कि पहली महिला सांसद है मिनी माता। मिनी माता प्रदेश की पहली महिला सांसद है, वह छत्तीसगढ़ की बात हो रही। वह 1951 से 1971 तक लोकसभा सदस्य रही। अभी अविभाजित मध्य प्रदेश में बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर आरक्षित सीट से लोकसभा के प्रथम महिला सांसद चुनी गई थी। परिसीमन में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से वह 4 बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। 1956 में आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ इससे अलग हुआ था सन 2000 में। ठीक है, तो उसी की बात हो रही। उत्तर प्रदेश में अब शिक्षक भर्ती के लिए होगा एक आयोग। प्रयागराज में होगा आयोग का कार्यालय। अध्यक्ष के अलावा 12 सदस्य होंगे। 3 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु तक होगा इस सदस्यों का कार्यकाल। और सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी अध्यापकों का चयन करेगा आयोग। अच्छी बात है। ये आप देखिए कैंटोनमेंट बोर्ड की जमीनों का दिया जा सकता है मालिकाना हक।
हक। आप देखिए अंग्रेजों ने 1899 से पहले ओल्ड ग्रांट पर दिए थे बंगले, अब जमीन की कीमत लेकर कराई जाएगी रजिस्ट्री। रक्षा मंत्रालय बना रहा है नीति, उच्च अधिकारियों के पास सुझाव और आपत्तियां भी पहुंची हैं। ऐसे ऐसे दी गई जमीन, सैन्य क्षेत्र में दो तरह की संपत्ति होती है, एक लीज पर और दूसरी ओल्ड ग्रांट पर दी जाती है। ओल्ड ग्रांट जमीन सालों पहले शर्तों पर दी गई थी और जिस पर लोगों ने आप देखिए आशियाना बना लिए थे और मकान बना कर देने की योजना रही थी, लेकिन मौजूदा समय बंगलों की लोकेशन माल रोड और सैन्य क्षेत्र है और ऐसे में बंगलों में आप देखिए रह रहे लोग नहीं चाहते हैं कि यह बंगले खाली हों और इन बंगलों में कॉमर्शियल गतिविधि भी चल रही है। चलिए, यह 61 छावनियाँ, केंद्रीय कमांड आगरा, इलाहाबाद, अल्मोड़ा, बरेली, ये आप देखते हैं चकराता, क्लीवेंट टाउन, दानापुर, देहरादून, फैजाबाद, फतेहपुर, जबलपुर, कानपुर, लंदौर, लैंसडाउन, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, महू, नैनीताल, पचमढ़ी, रामगढ़, रानीखेत, रुड़की, शाहजहांपुर, वाराणसी और पूर्वी कमान में बरकपुर, शिलांग, जला पहाड़ और लेवांग। उत्तरी कमान में आप देखिए बादामी बाग है। ये सब आप लोग देख लिया करिएगा, ये आप देखते रहते। देखिए चंद्रमा, धरती की कक्षाएं, 1 अगस्त को चंद्रयान की स्थिति यहाँ थी। फिर आप देखिए चंद्र स्थानांतरण पथ, ये आप देखिए 5 अगस्त को चंद्रमा की पहली कक्षा के पहुंचा था पास यान। 23 अगस्त को यान के साथ भेजा गया लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा और 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से चंद्रयान 3 रवाना हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। एक घरेलू हिंसा मामले में अस्वस्थ होने पर ही गिरफ्तार करे पुलिस कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 41 और दहेज उत्पीड़न मामलों में जांच के बाद ले फैसला। कहा 8 हफ्तों में सभी निचली अदालतों और राज्यों का पुलिस प्रशासन जारी करेगा निर्देश। एक और आप देखेंगे, आजकल आप देखेंगे कि जो दहेज प्रथा हो, घरेलू हिंसा की बात कर लीजिए, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे हमारे कोर्ट भी चिंतित है। तो उसी को लेकर आप देखें, वो कह रहे हैं कि पहले तुम जांच तो कर लो, तब तो गिरफ्तार करो, वरना आप देखते हैं कि तुम उठा के गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हो, वो बेचारे सालों डले रहते हैं। तो कई महिलाएं आप देखते हैं होती हैं किस तरह के दुरुपयोग भी उठाने लगती हैं इसका। तो उसके बाद ये डार्क नेट क्या होता है? इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाइट हैं जिन्हें आमतौर पर सर्च इंजनों पर ब्राउज नहीं किया जाता है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिस तक लोगों को के चुनिंदा समूह की पहुंच होती है। इनका इस्तेमाल नशीली पदार्थों की तस्करी व अन्य अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है। एनसीबी का एक अधिकारी ने कहा है कि ये कार्टेल विभिन्न क्रिप्टो वॉलेट में पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर इसे वर्चुअल करेंसी के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं और अंत में अपने बैंक खाते में प्राप्त करते हैं। चलिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों की निगरानी करेगा यह डिवाइस। मानक से अधिक प्रदूषण कर रहे वाहनों की रिपोर्ट तुरंत आरटीओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभाग को सौंपेगा। डिवाइस को हर स्थान पर कर सकेंगे इस्तेमाल। अच्छी बात है, नई नई तकनीक आ रही है, गलत क्या है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल वाला, और इसे भी आप लोग पढ़ लिया करिएगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद देते हैं, एक सामान्य जानकारी मिलती है। राष्ट्र निर्माण का आधार स्तंभ है ज्ञान। तो आप देखेंगे कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आप देखिए 14 जुलाई को लॉन्च हुए इस मिशन का उद्देश्य दुनिया में पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने का इतिहास रचना है और इसमें सफलता के बाद भारत चांद पर अपना रोवर उतारने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 के लॉन्च का सफर काफी लंबा रहा है और इससे पहले 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। वह सुदूर अंतरिक्ष में भारत का पहला मिशन था और चांद पर पानी की मौजूदगी के बारे में उसने महत्वपूर्ण जानकारी दी। वह अभियान इस कारण भी ऐतिहासिक रहा क्योंकि यह इस दिशा में आप देखते हैं कि भारत का पहला प्रयास था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की सफलता असल में भारतीय सभ्यता की ऐतिहासिक शक्ति है। विज्ञान, ज्योतिष, गणित, खगोल विज्ञान, भूगोल और भौतिकी को यहाँ वैदिक युग के दिनों से ही प्रोत्साहन मिला है। और आप देखिए आर्यभट्ट ने प्राचीन काल में प्रतिष्ठित नालंदा विश्वविद्यालय स्थित वेधशाला में खगोल शास्त्र का अध्ययन किया है था और उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया था कि पृथ्वी अचल है। उनकी परिकल्पना थी कि पृथ्वी गोल है जो अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट ने सूर्य और चंद्र ग्रहण चांद के द्वारा
प्रकाश के परावर्तन, पृथ्वी और चांद के बीच की सटीक दूरी और ऐसी अन्य बातों को लेकर कई अन्य सिद्धांत भी दिए। और तब ऐसा माना जाता था कि खगोल विज्ञान का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत के लोग जलवायु और वर्षा के बारे में अच्छी तरह जान पाएंगे। इससे इसके मूल में खेतीबाड़ी के उद्देश्यों से लेकर आप देखिए त्योहारों, मौसमों की तारीखों का पता लगाना और समुद्र में आने जाने से लेकर मछली पकड़ने से जुड़ी जानकारियों को जुटाना था। वेदांत ज्योतिष को खगोल विज्ञान पर सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक माना जाता है, और जिसकी रचना आप देखिए लगद ऋषि ने की थी। और इसमें आप देखिए खगोलीय गणना की विधियों के बारे में विस्तार से बताया गया है, और जिनसे चंद्र और सौर कैलेंडर बनाए जाते रहे। भारत की परंपरा में हमेशा ही ज्ञान का सृजन होता रहा है। नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी और विक्रमशिला जैसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की स्थापना उस समय के शासकों द्वारा की गई, जो उनके शासनकाल की समाप्ति के बाद भी वर्षों तक ज्ञान के केंद्र बने रहे। विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त ने प्रथम ने की थी। चौथी से आप देखिए 6ठी शताब्दी तक गुप्त वंश के हिंदू शासकों के संरक्षण में इस बौद्ध महाविहार का तेजी से विकास हुआ, और जिसके बाद इस क्षेत्र पर पाल वंश का नियंत्रण हो गया। पाल वंश के राजाओं ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट नहीं किया, और इसके बजाय आप देखिए उन्होंने इसे सुरक्षित रखते हुए इसका विस्तार किया। और अधिकांश प्राचीन भारतीय शासकों के साथ ही उन्होंने भी ज्ञान सर्जन के महत्व को समझा, और विभिन्न वंशों के राजाओं ने तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों सहित अनेक प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों के संरक्षण की भूमिका निभाई। और आप देखिए तुर्क, अफगानी आक्रांताओं, अंग्रेज जब तक नहीं आए तब तक ज्ञान और उसके केंद्रों को दिव्य और इतना पवित्र माना जाता था कि युद्ध के समय में भी उन्हें क्षति नहीं पहुंचाई जाती थी। और इसरो की सफलता गाथा विज्ञान और ज्ञान को उस युग में मिलने वाली सम्मान का प्रमाण है, जो नए युग के स्वतंत्र भारत में एक बार फिर से लौटा है। वर्ष 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, और जिससे चांद की सतह पर उतरने के बाद वहां की स्थलाकृति का अध्ययन करने और उसकी सतह का मानचित्रण करने की आशा थी। हालांकि उससे सारे संपर्क उस समय टूट गए जब उसका लैंडर चांद से महज 400 मीटर दूर था। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के दिल के भी काफी करीब था, और जब विज्ञानी उसकी विफलता से भावुक हुए थे, उन्हें संभालने के लिए उस समय वह उनके साथ खड़े थे। प्रधानमंत्री साहब, देश अपने अंतरिक्ष विज्ञानियों के साथ खड़ा था, और उनके कार्य की आंशिक सफलता पर भी उत्साहित था। और करीब 3.5 वर्ष बाद इसरो के विज्ञानियों ने अपने पिछले मिशन की खामियों का पता लगाकर और चंद्रयान 3 को बनाया है। और आप लोग सभी जानते हैं कि देखिए जब असफलताएं होती भी है, थोड़ी सक्सेस मिलती है, तो उससे भी हम लोग कुछ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, सुधार करके जो कमियां रही हो। तो असफल कभी नहीं होता इंसान, बस सीख मिलती है। ठीक है, और आप देखते हैं कि उम्मीद है कि अगस्त के अंत तक सफलतापूर्वक चांद पर उतरेगा चंद्रयान 3, और करीब 978 करोड़ रुपए की चंद्रयान 2 की परियोजना में पूर्ण सफलता न मिलने के बाद भी चंद्रयान 3 में 615 करोड़ रुपए का निवेश इसका प्रमाण है कि देश ऊंचे लक्ष्य का तय करने के लिए तैयार है। और इस दिशा में कुछ प्रयासों में के विफल होने के बावजूद प्रौद्योगिकी के अपने रचनाकारों का उत्साह बढ़ाने की पर्याप्त क्षमता रखता है। और पिछले कुछ दशक में भारत की विकसित होती आर्थिक शक्ति जीवन के सभी क्षेत्रों में साहसिक कदम उठाने में से घबराती नहीं है। नए भारत का प्रमाण यह नहीं कि कितनी गलतियां होती हैं या गलतियां होती भी हैं या नहीं, बल्कि इसे उन गलतियों से सीखकर दमदार वापसी के लिए जाना जाता है। भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस और दुनिया की पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जैसे इंजीनियरिंग के ऐतिहासिक चमत्कारों को एक के बाद एक विफलता का सामना करना पड़ा है, लेकिन अंत में आप देखिए वे सफल हुए और अपने क्षेत्र के लिए आदर्श बने। और इसरो, अमेरिका के नासा, रूस के रॉस्को स्मोस और आप देखिए चीन नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे अंतरिक्ष क्षेत्र के दिग्गजों की ताकत को टक्कर दे रहा है, जबकि उनके आप देखिए बजट की तुलना में इसके संसाधन कुछ भी नहीं है। और स्मरण याद रहे कि महान देश प्रौद्योगिकी और ज्ञान के सबसे मजबूत स्तंभों पर ही खड़े होते हैं। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट कर जला दिया था। इसी प्रकार आप देखिए पूरे भारत में ज्ञान के केंद्रों, भारतीय शिक्षण संस्थानों को भौतिक एवं नैतिक रूप से भी तहस नहस किया गया। और उस विध्वंस के सैकड़ों साल बाद हम न केवल अंतरिक्ष में अपने सबसे नजदीक पड़ोसी यानी कि चंद्रमा को जानने में जुटे हैं, बल्कि आप देखिए अपनी सभ्यता का विस्मृत यह कर दी गई क्षमता का भी आप देखिए अनुभव भी कर रहे हैं। ये कलाम सेंटर के संस्थापक लेखक हैं, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सलाहकार भी रह चुके हैं सृजन पाल सिंह। इनके द्वारा आप देखते हैं कि यह आर्टिकल लिखा गया है। ये आप देखिए सतर्कता ही बचाएगी साइबर ठगी से। देश में अब शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब किसी
जब किसी साइबर अपराध की खबर न पढ़ने को मिलती है। एटीएम, बैंक खाते और इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स में सेंधमारी बहुत आम हो गई है। हाईटेक ठगी के तेजी से बढ़ रहे अधिकांश मामलों का संबंध स्मार्टफोन से है और इसमें साइबर ठग कॉल या फिर आप देखिए मैसेज के जिस अपेक्षा के नए तरीकों से लोगों को ठग रहे हैं उसे आप देखिए तकनीक की भाषा में स्पूफिंग कहा जाता है। और जिस प्रकार आप देखिए साइबर हैकर किसी भी प्रकार से इंटरनेट मीडिया अकाउंट में घुसपैठ कर लेते हैं, उसी तरह से स्पूफिंग करने वाले ये हाईजैक ठग किसी व्यक्ति की आवाज़ के नमूने और विभिन्न बहानों जैसे कि क्रेडिट कार्ड दिलाने या उसके लिमिट बढ़ाने या किसी हाउसिंग स्कीम में सस्ता घर दिलाने आदि के लिए फ़ोन करके रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर उस आवाज़ की क्लोनिंग करके व्यक्ति के परिजनों, मित्रों, परिचितों को किसी आपदा में फंसे होने का हवाला देकर आर्थिक मदद की मांग करते हैं और फ़ोन रिसीव करने वाले परिजन या मित्र को लगता है कि आवाज़ असली है और अक्सर वे मांगी गई रकम भेज देते हैं। और इस किस्म की ठगी को कॉल या मैसेज स्पूफिंग भी कहा जाता है। और स्पूफिंग का यह जाल कई उपयोगी और सरकारी योजनाओं वाली वेबसाइटों तक फैला है। कोई व्यक्ति किसी सरकारी विभाग में उसकी वेबसाइट के जरिए नौकरी का आवेदन करना चाहता है तो वह गूगल की सहायता से उसकी वेबसाइट खोजता है और ऐसा करने पर गूगल सर्च में संबंधित विभाग की एक जैसी कई वेबसाइट नजर आती हैं और इस समानता के कारण कई बार व्यक्ति फर्जी वेबसाइट भी खोल देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह फर्जी वेबसाइट असली जैसी दिखती है। चूंकि स्पूफर हैकिंग की तरह स्पूफिंग करने वाला साइबर अपराधी असली वेबसाइट के यूआरएल, लोगो, ग्राफिक्स से संबंधित कोड एवं अन्य तमाम आइकन कॉपी करके फर्जी वेबसाइट बना लेते हैं और इसलिए असली नकली में भेद करना आसान नहीं होता है। और इन फर्जी वेबसाइटों पर लॉग इन करने और आवेदन फीस आदि का भुगतान करने से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा राम मंदिर के चंदे के में भी किसी ने फर्जी वेबसाइट बना ली थी। मोबाइल के अलावा लोगों की आईपी स्पूफिंग, कॉलर आईडी स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग और एआरपी स्पूफिंग और कंटेंट स्पूफिंग आदि के जरिए भी चुना लगाया जा रहा है। और आईपी स्पूफिंग यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को कॉपी या मास्किंग करने का मामला है। इसमें स्पूफिंग किसी कंप्यूटर आईपी एड्रेस यानी यूआरएल की बड़ी सफाई से नकल कर फर्जी आईपी एड्रेस तैयार करते हैं और ताकि वह प्रमाणिक, विश्वसनीय और वास्तविक प्रतीत है। इस किस्म की स्पूफिंग में स्पूफर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तकनीक से वास्तविक आईपी एड्रेस की स्रोत और गंतव्य की जानकारियां की खोज करते हैं। ये जानकारियां मिल जाने पर उनमें हेराफेरी करके फर्जी आईपी एड्रेस तैयार कर लेते हैं। आईपी एड्रेस की स्पूफिंग की तरह मोबाइल पर कॉल या फिर मैसेज की स्पूफिंग के लिए स्पूफर कॉलर आईडी सिस्टम के डिस्प्ले तकनीक में सेंध लगाते हैं और इससे उन्हें आप देखिए मोबाइल उपयोगकर्ता उसके परिचय के दायरे में आने वाले लोगों के मोबाइल नंबर की जानकारी और पहचान हासिल हो जाती है। और ईमेल स्पूफिंग एक अन्य प्रकार की धोखाधड़ी है जिसमें आप देखिए फर्जी ईमेल भेजकर लोगों को भ्रमित करते हैं और उसका आर्थिक और भावनात्मक शोषण होता है। इस तरह की स्पूफिंग में आप देखिए संदेश प्राप्तकर्ता को यह नहीं पता चलता है कि यह ईमेल आखिरकार कहाँ से आप देखते हैं कि कहाँ से आया है। और चूंकि इस तकनीक में ईमेल भेजने वालों को ईमेल ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया यानी सैंपल भेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल से नहीं गुजरना पड़ता, इसलिए ईमेल पाने वाले को पता नहीं चलता है कि उन्हें यह कहां से मिला है। इंटरनेट का पर सबसे अधिक प्रचलित स्पूफिंग का एक प्रकार कंटेंट स्पूफिंग का है। असली या वैध वेबसाइट जिसे फर्जी वेबसाइट कंटेंट स्पूफिंग का ही प्रकार है। इस तरीके से स्पूफर असल में वैध वेबसाइट की व्यापक स्तर पर नकल कर लेते हैं। और आप देखिए असली वेबसाइट का कंटेंट कॉपी करने के लिए स्पूफर डायनामिक HTML और फ्रेम आदि तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। असली वेबसाइट का सारा कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, कंटेंट स्पूफिंग में ग्राहकों को उसी तरह ईमेल अलर्ट और अकाउंट नोटिफिकेशन भी मिलते हैं जैसे कि असली वेबसाइट की ओर से आते हैं। ऐसे में बहुत से लोग फर्जी वेबसाइट के साझे में आ जाते हैं और पैसे गंवा देते हैं। यहाँ बड़ा सवाल इस हाईटेक ठगी को रोकथाम का भी है। कहने को तो ऐसे अपराधों की धरपकड़ के लिए साइबर थाने बनाए गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि व्यक्तिगत सतर्कता और जागरूकता के अलावा साइबर ठगी से बचाने वाला देश में कोई पुख्ता तंत्र विकसित नहीं हुआ है। और ऐसे मामलों की आप देखिए रोकथाम का जिम्मा हमारी जिस दूरसंचार नियामक ट्राई के पास है वह सिर्फ जालसाज के रूप में पहचानी गई वेबसाइटों, मालवेयर या फिर ऐप के भारत में संचालन पर प्रतिबंध लगा सकता है। और जबकि ऐसी अधिकांश गतिविधियां प्रॉक्सी यानी छद्म सर्वर या फिर VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए भारत के बाहर से संचालित होता है। ऐसे में आप देखिए यदि लोग मोबाइल स्पूफिंग से बचना चाहते हैं तो फोन पर मदद वाले कॉल या मैसेज के बाद वह अपने परिचित व्यक्ति को पलटकर संपर्क करके पड़ताल कर लें
तो मामले की कलई खुल सकती है और ठगी से बचा जा सकता है। फर्जी वेबसाइट को उनके यूआरएल एड्रेस से पहचाना जा सकता है। असली वेबसाइट की यूआरएल एड्रेस की शुरुआत में अंग्रेजी का शब्द HTTP अवश्य दिखाई देगा। ये सब आप देखा करिए। तकनीकी विषयों के जानकार लेखक संस्था FIS ग्लोबल से संबंध रखते हैं। अभिषेक कुमार, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। व्यक्तित्व, इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुण एवं विशेषताएं होती है और इन्हीं गुणों विशेषताओं के आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। चलिए ये भी देख लीजिए। ये दुस्साहस की पराकाष्ठा, दुस्साहस की पर हरियाणा के नूह में हिंदू संगठनों की ओर से प्रति वर्ष निकाली जाने वाली जो जल अभिषेक यात्रा है ना, उसमें मुस्लिम समुदाय की उपद्रवी भीड़ ने जैसा हमला किया। किसी भी समुदाय में देख लीजिए आप लोग, किसी भी धर्म में देख लीजिए, उनके बच्चे आप देखते हैं कि जो नेता होते हैं जो ये सब करवाते हैं वो खुश रहेंगे, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, हमारे आपके बच्चे इसमें झुलते रहेंगे। हर हाल में पूरा हुलक। अमृत सरोवर योजना के तहत बिहार के हर जिले में 75 तालाब बनाए जाने हैं ना। करीब 1.5 साल पूर्व इस योजना पर काम शुरू हुआ, लेकिन काम खत्म होने की तय म्याद के महज 2 हफ्ते पूर्व तक भी इस जमीन पर उतारने का ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। एक तो बात आप भी जानते हैं कि हमारे देश में जो योजनाएं बनती हैं वो समय पर लागू हो जाए, सही रिजल्ट आ जाए, एक बड़ी बात होती है। बढ़ते तापमान के खतरे, हमारी धरती इतनी गर्म हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का दौर बीत चुका है, अब ग्लोबल वार्मिंग का दौर है। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अब ना तो गर्मी बर्दाश्त करने लायक बची है और ना ही आप देखिए हवा सांस लेने लायक बची है। जीवाश्म ईंधन को काबू करने और जलवायु को ठीक करने में हो रही शिथिलता चारों ओर बदलते मौसम के रूप में दिखाई दे रही है। और इस वर्ष के जुलाई महीने ने सबसे गर्म महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आमतौर पर जुलाई में दुनिया का औसत तापमान आप देखिए 16 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 6 जुलाई को दुनिया का औसत तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जुलाई के 30 दिन में धरती का औसत तापमान आप देखिए 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यह अब तक का धरती का सबसे अधिक औसत तापमान है। यह पिछले 1,20,000 साल का सबसे गर्म महीना है। और दरअसल धरती के मौसम में आ रही बदलाव की सबसे बड़ी वजह मानव गतिविधियां हैं, जैसे फैक्ट्रियां, कारखानों से निकलता धुआं, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, ट्रेनें, समुद्री जहाजों, विमानों से निकलती जहरीली गैसें, खेती में आप देखिए केमिकल का उपयोग, फ्रिज, AC और आप देखिए ठंडक जैसे ठंडक पैदा करने वाले उपकरणों का बढ़ता इस्तेमाल, डेयरी उद्योग के लिए बढ़ता पशुपालन। इसके कारण अंटार्कटिका महाद्वीप की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। अंटार्कटिका से टूटते ग्लेशियर समुद्र में पहुंच रहे हैं और इससे अटलांटिक महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक समुद्र का पानी गर्म हो रहा है। समुद्र की गर्म और ठंडी धाराएं दुनिया भर के मौसम को बनाती बिगाड़ती हैं, लेकिन अब इन धाराओं के पैटर्न बदल रहे हैं। जानकारों का मानना है कि मौसम में हो रहे बदलाव हर साल नए नए रूप में सामने आएंगे। जैसे इस साल भयंकर गर्मी की वजह से पहली बार कनाडा के जंगलों में आग लगने की घटनाएं देखी गई है। ईरान में तापमान 65.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इटली के कई शहरों में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। धरती के सबसे गर्म स्थानों में से एक कैलिफोर्निया की डेथ वैली में 16 जुलाई को तापमान 53.33 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। धरती का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने से समुद्र में पानी बढ़ेगा, जिससे उसमें चलने वाली धाराएं स्थिर हो जाएंगी। ऐसा हुआ तो आप देखिए मौसम बदलने लगेगा, जिससे खेती का चक्र गड़बड़ा जाएगा, इंसान के खाने पीने का संकट बढ़ जाएगा, बीमारियों का हमला बढ़ेगा और ऐसी हालात में मानव जीवन का विकास भी रुक जाएगा। अब समय सोचने का नहीं है कि धरती गर्म हो रही है, बल्कि जल्द से जल्द जलवायु परिवर्तन के कारणों को नियंत्रित करने का है। यहाँ भी आप देखिए छोटे कॉलम रहते हैं। ये सब आप देखिए पढ़ा करिए तो समझ पड़ेगी, तो आंसर राइटिंग करने में आपको सहूलियत भी होगी। निबंध लिखेंगे आप लोग, आंसर राइटिंग करेंगे, तो ये सब फायदा होता है। इसीलिए कहता हूं आंसर राइटिंग किया करिएगा और ये आर्टिकल अच्छे से पढ़ा करिएगा। मणिपुर को चाहिए समग्र समाधान। जो मणिपुर जल रहा है वही हो रहा है। ड्रीम सिटी बसाने की होड़, खरी खरी तंज कसा जाता है। या आप देखिए अंतरकलह का शिकार, या आप देखिए उक्रांत दल, इस उत्तराखंड की बात हो रही है। पर पटनायक के साथ चर्चा में पांडियन, या उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात हो रही है। सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री अब हो गए। जुलाई में 1.65 लाख करोड़ रहा GST संग्रह। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले लगा संग्रह 11% बढ़ा। ये आप लोग बताऊं कि GST की बात करें तो 2017 में GST आया था ना, उसी की बात हो रही है। अप्रैल जून तिमाही में देश में सोने की मांग 7% घटी। कैफलिन टेम्पलटन ने 27,000 करोड़ रुपए लौटाए। आकाश एयर के बेड़े में आप देखिए 20 और विमान शामिल हुए हैं। ये रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश 41% घटा।
जुलाई में कोल इंडिया का उत्पादन 30% बढ़ा। 2000 रुपये की 88% नोट बैंक में वापस आया। आरबीआई कह रहा है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जुलाई में मारुति सुजुकी की थोक बिक्री 3% बढ़ी। 31 जुलाई तक आप देखिए 6.77 करोड़ आईटीआर दाखिल हुए। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की विकास दर में गिरावट देखने को मिल रही है। बालिग के साथ नाबालिग के लिव इन रिलेशन को संरक्षण नहीं है, हाईकोर्ट कह रहा है। ये आजकल आप देख रहे हैं कि इस तरह के काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं। तो उन्हीं की आप देखते हैं कि क्या आप लोग अपने मौलिक अधिकारों की दुहाई भी देने लगते हैं, लेकिन आप देखते हैं कानूनी जो शादी जैसा प्रावधान है ना, वैसा इसमें लिव इन रिलेशन में नहीं मिलता है। रह सकता है कोई, अगर वो आप देखते हैं बालिग है तो। भारत से हर मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार हैं, ये आप देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं। ये आप देखिए पाकिस्तान है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सीमा लगती है। हिंदी में बात करने पर भारत इंजीनियर को नौकरी से निकाला अमेरिका के अलबामा में। सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी देने पर पाकिस्तान में होगी 5 वर्ष की सजा। अब आप लोगों को देखिए, हिंदी की बात करते हैं हम लोग राष्ट्रभाषा बनाने की, लेकिन इस तरह की घटनाएं आती तो हम लोगों के दिमाग में तो आता है कि हम अपने बच्चों को आप इंग्लिश पढ़ाएंगे, क्योंकि आप देखिए कितनी इंग्लिश की मान्यता बढ़ रही है, जरूरत हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य चाहे जो हो, हम पाक के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, चाइना कह रहा है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने कम की अंग सान सू की सजा। ये आप देखिए म्यांमार है, ये आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा लगती है हमारी। ये अफगानिस्तान से वापसी के बाद अमेरिका की तालिबान के साथ चर्चा वार्ता। 2021 में आप देखते हैं कि अफगानिस्तान पर तालिबानों ने कब्जा कर लिया। ये अफगानिस्तान है। यह हुकुम सिंह के नाती ने आप देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी की। भाजपा के कद्दावर नेता रहे पूर्व सांसद स्वर्गीय हुकुम सिंह के नाती हर्षवर्धन सिंह ने। अब देखिए दुनिया भर में भारतीय रहने लगे, और आप देखते हैं जन्म से ही वहीं रह रहे हैं। तो कई देशों में आप देखते हैं प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। देखिए ये आपका खेल का क्षेत्र है। ये भी एशियाई खेलों में क्षेत्रीय करेंगे फुटबॉल टीम की अगुवाई। त्रिशा और गायत्री ऑस्ट्रेलिया ओपन के दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। ये भारत को 50 मीटर राइफल थीवी टीम स्पर्धा में स्वर्ण। आशी चौक से मनिनी कौशिक और सिप्त कौर समरा की भारतीय तिगड़ी ने पिस्ट यूनिवर्सिटी खेलों में मंगलवार को यह महिला की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। आप उत्तर प्रदेश क्रिकेट लीग पर लगी यूपीसीए की मुहर। उत्तर प्रदेश क्रिकेट काउंसिल की। वियतनाम को 7-0 से हराकर नीदरलैंड शीर्ष पर। आप देखें महिला विश्व कप की बात हो रही है। स्वास्थ्य के प्रति आप लोग जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहा करिएगा। ये भी इसकी वेबसाइट पर आप लोग जाते हैं ना, तो वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या एप्लीकेशन हो आपके पास तो वहाँ से भी कर सकते हैं। या 7 बजे के बाद अगर गूगल पे आप लोग पीडीएफ के रूम में सर्च करेंगे ना, तो वहाँ से मिल जाएगी। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। ये आप देखिए ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था 1858 में। आज ही के दिन ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। इसके तहत आप देखिए भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। वर्ष 1857 में के विद्रोह में कंपनी की विफलता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था। भारत के इतिहास में यह तारीख बहुत अहम है। लंदन में टेम्स नदी के नीचे पहले भूमिगत रेलवे की शुरुआत हुई 1870 में। आज ही के दिन लंदन में टेम्स नदी के नीचे दुनिया के पहले भूमिगत रेलवे की शुरुआत हुई, और इसे इंजीनियर जेम्स हेनरी ग्रेट हेड ने बनाया था। भाप इंजन द्वारा संचालित इस ट्रेन में 12 सीटें थी, और बार बार आप देखिए खराबी आने के कारण 3 महीने बाद बंद करना पड़ा था। पेंगली बेंकिया ने डिजाइन किया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज। पेंगली बेंकिया का जन्म 1876 में आज ही आंध्र प्रदेश के में मछलीपट्टनम में हुआ था। 19 साल की उम्र में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए, और आप देखिए बोअर युद्ध में भाग लेने दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ गांधी जी ने आप देखिए मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। 1906 में आप देखिए AICC सत्र में भाग लेने के दौरान ब्रिटिश ध्वज देखकर भारतीय ध्वज
की आवश्यकता महसूस की और 5 वर्षों तक आप देखिए दुनिया भर के झंडों का अध्ययन कर तिरंगे को डिजाइन किया गया। 22 जुलाई 1947 को इसी ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया। चंद्रमा में आप देखिए बिखरी चमक। ग्रीस की राजधानी एथेंस में प्राचीन एक्रोपोलिस पहाड़ी पर स्थित 5वीं शताब्दी के पार्थेनन टेम्पल के ऊपर चमक बिखेरता है। और वैक्सिंग गिब्स चंद्रमा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच स्थित होती है तो आप देखिए चांद सामान्य से 20 गुना बड़ा और बेहद चमकीला नजर आता है। इसे वैक्सिंग गिब्स कहा जाता है। इस अद्भुत नज़ारे को देखकर महसूस होता है कि मानो चंद्रमा पृथ्वी पर उतर रहा है। पुरुष की तुलना में आप देखते हैं कि दुगनी महिलाएं एनीमिया की शिकार। और वैश्विक स्तर पर आप देखिए एनीमिया को लेकर द लेसेंट के नए शोध के में सामने आई जानकारी है। ये लड़कियों में एनीमिया से पीड़ित 15 वर्ष से कम आयु और आप देखिए 68% के 13% अधिक नमूनों में एनीमिया का गंभीर खतरा और 17.5% पुरुषों की तुलना में 31.3% महिलाओं में एनीमिया है। लेखक थेरेसा मैकहोग ने कहा है कि कई युवा महिलाओं और लड़कियों में मासिक धर्म के दौरान खून की कमी के बारे में शिक्षा का अभाव देखा जाता है। एनीमिया चिंता, अवसाद बढ़ने और समय से पहले प्रसवोत्तर रक्तस्राव, कम वजन बच्चे व मां दोनों के लिए संक्रमण की उच्च दर से जुड़ा हुआ है। फूड एलर्जी से बच्चों के विकास पर पड़ता है नकारात्मक असर। फाइबर से भरपूर चीजें शीर्ष 5 खाद्य पदार्थ की पहचान की गई। प्याज और संबंधित खाद्य पदार्थों में बड़ी मात्रा में मिलता है प्रीबायोटिक्स और 8690 खाद्य पदार्थों की प्रीबायोटिक सामग्री का किया गया विश्लेषण। 5 ग्राम प्रीबायोटिक का सेवन। अध्ययन ने उच्च प्रीबायोटिक सेवन को बेहतर रक्त ग्लूकोज विनियमन और कैल्शियम जैसे खनिजों के बेहतर अवशोषण, बेहतर पाचन और प्रतिरक्षा समारोह के मार्करों से जोड़ा है। इंटरनेशनल साइंटिफिक एसोसिएशन फॉर प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स एवं एक गैर लाभकारी वैज्ञानिक संगठन है जिसमें आप देखिए प्रीबायोटिक्स की वर्तमान परिभाषा स्थापित है की है और यह प्रतिदिन 5 ग्राम सेवन की सिफारिश करता है। शोधकर्ताओं ने आहार के अध्ययन के लिए खाद्य और पोषक तत्व डाटाबेस में शामिल 8690 खाद्य पदार्थों की प्रीबायोटिक सामग्री का विश्लेषण किया है। यह अध्ययन के आधार पर आप देखिए आगे बढ़े और लगभग 37% खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं आप देखिए प्रीबायोटिक्स। आप देखिए हरी सब्जियों, सूरजमुखी की गांठ, लहसुन, लीक, प्याज। मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, ये भी पढ़ सकते हैं। चर्चा में इंसानों की तरह खड़ा होने वाला भालू भी है बीजिंग चाइना में। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा बनी हुई है। मेहनत आपको करनी है। कोई भी सवाल है आपका, कोई भी सुझाव है मेरे लिए, आप लोग बता सकते हैं।